बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हों, चाहे वो यूकैरियोटिक हों, वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, सब के अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन लाजमी तौर पर मौजूद होती है। ये थिन होती है और इलास्टिक मतलब कि लचकदार होती है। इसका काम होता है सेमी परमेबल बैरियर के तौर पर काम करना। सेमी का मतलब है हाफ, परमेबल का मतलब है परमिशन देना। ये हाफ चीज़ों को जो ज़रूरी हैं उनको परमिशन नहीं देती कि वो सेल से बाहर जाएं, और जिन चीज़ों की सेल को ज़रूरत नहीं होती ये उन चीज़ों को सिर्फ क्रॉस करने की इजाज़त देती है। इसलिए ये वो सेल स्ट्रक्चर है जो कि इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल को मेंटेन करता है। सेल के अंदर क्या चीज़ रहेगी, कितनी मिकदार में रहेगी, ये सेल मेम्ब्रेन है जो ये सब कुछ डिसाइड करती है। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन का जिक्र करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेनली हमारे पास 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है: प्रोटीन्स, लिपिड्स और बहुत स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स। इसके स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए एक मॉडल दिया है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो एक्सप्लेन करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। अगर हम इस मॉडल की डिटेल पढ़ें तो उसमें हमें ये बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर से मिलकर बना है, जो कि दोनों लेयर्स लिपिड्स की बनी हुई हैं, और जगह जगह पर हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अंदर धंसे हुए हैं। यहाँ पर आपके पास जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है लिपिड बाई लेयर। इसका मतलब है लिपिड की 2 लेयर्स हैं और दरमियान में प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है अंदर धंसे हुए हैं। ये नीचे आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये जो दोनों पिंक लेयर्स हैं, पिंक मॉलिक्यूल्स की, ये हमारे पास लिपिड है, और दरमियान में जो ये एम्बेडेड मॉलिक्यूल है येलो कलर का, ये प्रोटीन है। और स्मॉल अमाउंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की भी यहाँ पर मौजूद होती है। ये जो ऊपर आपको ब्लू कलर के 2 स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। अब हमारे पास जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं ये दोनों मिलकर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स और बाकी कोलेस्ट्रोल वगैरह भी मौजूद होता है। वन थिंग दैट आई मिस्ड, कोलेस्ट्रोल भी इनके अंदर मौजूद होता है लिपिड बायलेयर के अंदर, और ये मिलकर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स, जिनके बाहर भी इसी तरह की सेल मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म, अगर हम इसकी कंपोजिशन या अपीयरेंस की बात करें तो ये ना तो बहुत ज़्यादा थिक होता है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन होता है। ये सेमी विस्पर्स होता है। और अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ना तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और ना ही ओपेक होता है, बल्कि ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दरमियान में जितनी जगह भी होती है वहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट होता है वाटर। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। ऑर्गेनेलीज़ यहाँ पर रहती हैं, जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं वो यहीं पर होती हैं इसके अंदर, और अपना प्रॉपर फंक्शन जो है परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे अहम सेल रिएक्शंस जो होते हैं वो इसी जगह पर हो रहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन 2 कंपोनेंट से, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की तो ये थिक होती हैं और ट्यूब्यूलिन नाम की एक प्रोटीन होती है उससे ये बनी हुई होती हैं। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन होता है सेल की शेप को मेंटेन करना। इसके अलावा ये सीलिया और फ्लैजेला जैसे ऑर्गेनेलीज बनाने में, ऑर्गेनेलीज नहीं है ये, समवट ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं। ये जो हमारे पास छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मूवमेंट और अटैचमेंट के लिए ऑर्गन्स होते हैं जिनका नाम है सीलिया और फ्लैजेला। ये वो बनाने में हेल्प करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स,
माइक्रोफिलामेंट्स जो सेकंड चीज़ है जो साइटोप्लाज्म बना रही है, ये हमारे पास थिन होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये मदद देते हैं सेल को। अगर सेल अपनी शेप चेंज करना चाहे तो ये माइक्रोफिलामेंट्स उसकी हेल्प करते हैं शेप चेंज करने में। अभी तक हमने बात की थी सेल स्ट्रक्चर्स की जो कि इम्पॉर्टेंट थे। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं सेल ऑर्गेनेलीज़ को। सेल ऑर्गेनेलीज़, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेली हम डिस्कस करने लगे हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट का मतलब होता है वाज़ेहा ऑर्गन है जो कि यूकेरियोट्स में मौजूद होता है। मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यूकेरियोट्स में मौजूद होता है। इसके अलावा ये प्लांट और एनिमल सेल में इनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट होती है। प्लांट सेल में ये एक साइड पर मौजूद होता है और एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर पर मौजूद होता है। अगर आप बुक का पेज नंबर 58 देखें तो वहाँ पर आपको दो पिक्चर्स मिलेंगी, दो फिगर्स मिलेंगी, एक प्लांट सेल की और एक एनिमल सेल की। उसमें आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में येलो कलर में एक न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि हमारे पास प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है, सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल है और वैक्यूल का साइज़ बड़ा होने की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पर पुश हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होती है और उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसकी वजह से ये भी हर चीज़ जो ज़रूरी है उसको अपने अंदर रखती है और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ये अपने अंदर से बाहर जाने की इजाज़त देती है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह के अगर सेल के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जितना लिक्विड मटेरियल है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? उसके अंदर एक या फिर दो न्यूक्लियोलाई मौजूद होते हैं जिसको हम सिंगुलर अगर हम पढ़ें तो न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और दूसरा इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, विरासती मटेरियल है, जिसके ज़रिए हमारे पास वालिदैन से खसूसियात जो बच्चों में आती हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं। जब हमारे पास सेल डिवाइडिंग स्टेज में होता है तब हमें सेल के अंदर क्रोमोसोम नज़र आते हैं और जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में नहीं होता तो यही क्रोमोसोम हमें क्रोमैटिन की फॉर्म में नज़र आते हैं। क्रोमोसोम्स की अगर हम कंपोजिशन देखें तो क्रोमोसोम्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए भी बोलते हैं उससे और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। और न्यूक्लियोलस की अगर जिक्र करें तो ये हमारे पास एक डार्क स्पॉट होता है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं और वही राइबोसोमल आरएनए आगे चल के राइबोसोम्स बनाते हैं। अब राइबोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, ये इन सब की डिटेल हम आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास वाज़ह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। क्रोमोसोम जो हैं वो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके क्रोमोसोम जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए से मिलकर बने होते हैं और वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सबमर्ज्ड होते हैं। और यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस की डायग्राम है जहाँ पर न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल हर चीज़ आपको डिटेल में गिवन है। यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके अपना फ़ीडबैक दें और मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।